प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी मंजिल बहुत निकट है। जैसा कि आप सर्वविदित है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 13 दिसंबर 2024 को आपके जीवन का अहम दिन है और इस दिन आपकी पीटी परीक्षा 17वीं होने वाली है। और इसके पूर्व मैं कई वीडियो दिया हूं और परीक्षा के अंत में मैं आज वीडियो को दे रहा हूं। इस वीडियो को आप देखकर परीक्षा में जाएंगे, बीपीएससी के एग्जाम में, और आशा है कि परीक्षा के बाद भी तैयारी का वो जो जुनून और जज्बा है वो आप बरकरार रखेंगे जब तक आप अंतिम कामयाबी नहीं हो जाते। नंबर एक बात, मेरे से जहां तक हो सकेगा, मेरी नंबर दी हुई है वीडियो में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जहां तक आपके जीवन में मेरी जो प्रयास होगी वो जारी रहेगी, अंतिम तक जारी रहेगी, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाए। और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के द्वारा, कहानी के द्वारा हर चीज को पढ़ा जा सकता है, कमांड किया जा सकता है। रटने का कोई जगह नहीं है जीवन में। तो निश्चित तौर पर आप उस कॉन्सेप्ट को सुने। आज भी मैं एक बहुत खतरनाक वीडियो को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हूं, आधुनिक भारत के इतिहास में, और वो भी एक ज्वलंत मुद्दा है और बहुत जबरदस्त संघर्षशील मुद्दा माना जाता है आधुनिक भारत के इतिहास का। वो एपीएससी के एग्जाम में पीटी हो या मेंस हो, बीपीएससी का पीटी हो या मेंस हो, भारत के कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, वो पीटी और मेंस में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो बहुत ही खतरनाक आज मैं वीडियो बना रहा हूं और वह जो मुद्दा है उसका नाम है बंगाल विभाजन। क्या नाम है? बंगाल। बंगाल विभाजन 1905। अब बात होती है कि यह बंगाल को विभाजित किया जा रहा है, तो बंगाल को ही क्यों विभाजित किया जा रहा है? और भी भारत में कई प्रांत थे, तो बंगाल को ही क्यों विभाजन आप कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार? तो बात यह बन रही है कि उस समय बंगाल जो है राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बना हुआ है समूचे भारत का, और राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु की अंतिम परिकाष्ठा वो बंगाल में निहित है। और यह जो राष्ट्रवाद है वो पूरा बंगाल में फैल चुका है। तो पूरे बंगाल में जब राष्ट्रवाद फैल चुका है, ब्रिटिश विरोधी सभी केंद्र की साजिश इस बंगाल में रची जाती है, और जो भी योजना ब्रिटिश विरोधी जो बनाए जाते हैं उसका अधिकांश भाग बंगाल में ही होता है। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, ब्रिटिश सरकार काफी चतुर और कूटनीतिक व्यक्ति है। और उस समय जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कजन है, जिस समय वो बंगाल का विभाजन करवा रहा है, लॉर्ड कजन। तो लॉर्ड कजन बहुत सूझबूझ से यह देख रहा है हर गतिविधि को कि भारत में जो राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु है वो बंगाल है। पूरे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो भी साजिश रची जाती है उसका केंद्र बिंदु की राजधानी बंगाल है। तो क्यों न इस राष्ट्रवाद को ही तोड़ दिया जाए, ताकि यह दो धारा अगल बलग हो जाएगा, अलग थलग हो जाएगा, और राष्ट्रवाद पूर्ण रूप से नहीं फैलेगा और हमारी सत्ता भारत में बरकरार रहेगी। तो निश्चित तौर पर यह लॉर्ड कजन की दिमाग की उपज है ना। जिस तरह लॉर्ड डफलिन के दिमाग की उपज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि लॉर्ड कजन की दिमाग की उपज है कि भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ने ही दो, और जो राष्ट्रवाद की जंक्शन है बंगाल, उसको तोड़ दो। तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि यह जो राष्ट्रवाद बंगाल में फैल चुका है, तो इसके पीछे दो कारण वो बता रहे हैं। 1903 में बंगाल विभाजन की खबर लॉर्ड कजन के माध्यम से आई। अब यह बंगाल विभाजन के पीछे एक कारण बन रहा है प्रशासनिक कारण, और इसी प्रशासनिक कारण को लॉर्ड कजन तत्कालीन कारण भी मैं मान सकता हूं। परीक्षा में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के पीछे तत्कालीन कारण क्या हुआ, तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार लॉर्ड कजन तर्क दिया कि मैं बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसमें पश्चिम बंगाल है, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जिसमें कौन है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है और बांग्लादेश है। तो इतने बड़े प्रांत पर ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश
जो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 1,89,000 वर्ग किलोमीटर है। और यह पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश की भारत की कुल आबादी का 1/4 भाग यानी 8 करोड़ है। तो आप ध्यान दीजिए, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश जो आबादी में जो है 8 करोड़ लेके समाया हुआ है और क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए प्रशासनिक आधार पर मैं इसको तोड़ना चाहता हूं। यह लॉजिकल है गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का, और यही तत्कालीन कारण भी माना जाता है। लेकिन बात कुछ अलग है। वो क्यों करना चाह रहा है? वो करना चाह रहा है राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए। जो बंगाल में राष्ट्रवाद चेतना का केंद्र बिंदु बना हुआ है, राष्ट्रवाद चेतना की परिकाष्ठा का अंतिम बिंदु बना हुआ है, और उसी बंगाल को वो तोड़ना चाहता है, और वो है वास्तविक कारण। तो वास्तविक कारण क्या हुआ? उस राष्ट्रवाद को तोड़ना चाहता है कर्जन। तो इसमें 2 कारण बन गए। अब उस समय भारत सरकार के गृह सचिव बोलते हैं, गृह सचिव का नाम रायसिले है, कि यह जो अविभाजित बंगाल है, जिसमें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल है, बिहार, उड़ीसा है, बांग्लादेश है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर यह विभाजित कर दिया जाए तो हमारे दुश्मन बट जाएंगे और ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे बड़ा अवसर हो सकता है राज्य करने का। इसलिए यह अविभाजित बंगाल है, इसको तोड़ दो, ये आपस में बट जाएंगे, हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएगा, और फिर इसको 2 धारा बना दो, और तब यहां पर ब्रिटिश सरकार की राज की रास्ता सुलभ हो जाएगा। और वो तर्क देता है लॉर्ड कर्जन कि यह जो इतनी बड़ी बंगाल है प्रांत, जिसमें बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश भी है, पश्चिम बंगाल है, तो इतने बड़े प्रांत पर लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा रहा है। वहां पर ठाकुरगंज और मेमन सिंह जो जिला है, वहां पर हमेशा अपराध हो रहे हैं। इसलिए अगर कानून व्यवस्था आप सही चाहते हैं तो बंगाल को तोड़ दीजिए, कानून व्यवस्था सही हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात गलत है। तो बता रहे ठाकुरगंज और मेमनगंज। अब बात क्या हो रहा है कि वो चाह क्या रहा है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, वो चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ दो। अब यहां पर 2 प्रांत वो बनाना चाह रहा है। इस पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश से तोड़कर एक प्रांत तो वो बना रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल होंगे, जो अभी प्रेजेंट भारत में पश्चिम बंगाल कलकत्ता है, दूसरा है बिहार होंगे, और तीसरा उड़ीसा होंगे। और यह हो जाएगा हिंदू बहुलक क्षेत्र। हिंदू को अलग कर दिए आप। दूसरा बात है, जो आप बंगाल से तोड़े उसमें आता है ढाका, चटगांव, राजशाही और असम। तो ढाका, चटगांव, राजशाही, असम को मिलाकर एक पूर्वी बंगाल बनाया जाए, और यही पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। पूर्वी बंगाल या असम प्रांत बना दिया जाए, जो यह मुस्लिम बहुलक क्षेत्र होगा। कौन क्षेत्र होगा? तो मुस्लिम बहुलक क्षेत्र होगा। तो यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि हिंदू अलग हो जाएंगे और मुस्लिम अलग हो जाएंगे, और जो यह मुस्लिम बहुलक क्षेत्र होगा, ढाका, चटगांव, राजशाही और असम, उसकी राजधानी कहां होगी? ढाका होगी। और जो हिंदू बहुलक क्षेत्र होगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसकी राजधानी कलकत्ता होगी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर सोची समझी राजनीतिक है। लॉर्ड कर्जन की दिमाग की उपज है, राष्ट्रवाद तोड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहा है। और यही कारण इसको इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में इसको बंगाल विभाजन के नाम से जाना गया। हिंदू मुस्लिम को तोड़ दो, राष्ट्रवाद तोड़ दो। अब यह लॉजिकल आई, पूरे बंगाल में पूरा माहौल बिगड़ गया, पूरा लोग रोड पर चले आए इस बंगाल विभाजन के खिलाफ। और यह प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल महोदय के माध्यम से लाया गया 19 जुलाई 1905 को, कि मैं बंगाल विभाजन को लागू करने वाला हूं। जनता के समकक्ष रखा गया 19 जुलाई 1905 को, और 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा हो गया कि बंगाल विभाजन जो है मैं लागू कर दिया हूं, है ना, बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया है। तो निश्चित तौर पर बंगाल के युवा के हृदय के धड़कन नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष, बिपिन चंद्र पाल। इसका जोरदार वो विरोध किए, पूरा हजारों युवा विरोध किया, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बंगाली पत्रिका की ओजस्पूर्ण जो लेख है पूरे युवा में जोश भर दिया।
पूरा बंगाल युवा के अधीन हो गया। चारों ओर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला। समूचा लोग रोड पर चले आए इस बंगाल विभाजन के खिलाफ। अब बात होती है फ्रेंड्स कि यह जो बंगाल विभाजन का रोष हुआ चारों ओर से, यह पूरा ये हो गया। अब बात होती है इसी रोष के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ, यानी बंगाल विभाजन के द्वारा ही स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ, और वो भी आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। तो निश्चित तौर पर वो है स्वदेशी आंदोलन। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में लाखों लोगों को संबोधित कर रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो युवा की धड़कन है, बंगाल की युवा की धड़कन है, बिपिन चंद्र पाल। और वो कलकत्ता के टाउन हॉल में उसी दिन स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात होता है, और इसलिए इसको बंगाल विभाजन को हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। मैं इसको पूरा डिस्क्रिप्शन से आज पूरा कहानी बनाता हूं और बहुत जबरदस्त आपके बीच में बोल रहा हूं। वो हर एग्जाम के लिए ये रामबाण होने जा रहा है आज का वीडियो। तो निश्चित तौर पर मैं कहा कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। लाखों युवा लाखों लोगों को संबोधित कर रहे हैं बंगाल के युवा की धड़कन नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यह यूपीएससी की क्वेश्चन में कई बार राइज किया है, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो काइंडली आप पूरा डिस्क्रिप्शन से बहुत गहन अध्ययन कीजिए, क्योंकि परीक्षा का जो स्वरूप है अब बदल गया है। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ बहुत गहराई से आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल यूपीएससी स्तर से ही पढ़ना चाहिए। तो यह जो स्वदेशी है, ब्रिटिश सरकार की हर वस्तु का जो बहिष्कार है, ये किसके दिमाग की उपज है? यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और वो पहला शख्स है जो क्वेश्चन में आया है, वह नाम है कृष्ण कुमार मित्र। तो कृष्ण कुमार मित्र यह सुझाव दिए कि आप ब्रिटिश हर वस्तु का बहिष्कार किए, यह पहला उसी के दिमाग की उपज है, जो कई बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि स्वदेशी का जो बहिष्कार का जो सबसे पहला जो दिमाग किसकी उपज है, कौन व्यक्ति बोला कि ब्रिटिश हर वस्तु का बहिष्कार कर दीजिए, जो है ब्रिटिश सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ब्रिटिश सरकार धराशायी हो सकती है, ब्रिटिश हर वस्तु का बहिष्कार कर दीजिए। और वो शख्स का नाम है कृष्ण कुमार मित्र। यह क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। अब बात होती है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात घोषणा हो गया कि मैं अब जो है स्वदेशी ब्रिटिश हर वस्तु का बहिष्कार करेंगे और हर स्वदेशी चीज का हम जो है स्वागत करेंगे, जिससे स्वदेशी को बढ़ावा होगा और हमारा जो राष्ट्र भाव है वो एकता बनी रहेगी। समूचा लोग एक दिल से दिल मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर एकता के साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इस स्वदेशी आंदोलन के सूत्रपात के दौरान क्या हुआ कि ब्रिटिश हर वस्तु का बहिष्कार किया गया, और स्वदेशी में राष्ट्रीय कपड़ा, खादी, राष्ट्रीय स्कूल एवं कॉलेज, बैंक, राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय बीमा, राष्ट्रीय केमिकल, सभी बनना शुरू हो गया। भारत में हर देसी चीज बनना शुरू हो गया। भारत में कुटीर उद्योग की आधारशिला रख दी गई, चरखा चलना शुरू हो गया, खादी से कपड़ा बनना शुरू हो गया, राष्ट्रीय स्कूल खुले, राष्ट्रीय बीमा खुली, राष्ट्रीय केमिकल स्टोर खुला। तो कई चीज, राष्ट्रीय कपड़ा बनाने का कई चीज, हैंडलूम बनना शुरू हो गया। तो राष्ट्रीय को बढ़ावा मिला। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी काम किया आजादी में, जो राष्ट्र की भावना को जगा रहा है, राष्ट्र की हर वस्तु को वो अपना रहा है, ब्रिटिश हर वस्तु को बहिष्कार कर रहा है। ये भारत का आंदोलन। तो निश्चित तौर पर आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि खादी हो, राष्ट्रीय स्कूल हो, स्कूल कॉलेज हो, राष्ट्रीय बैंक हो, राष्ट्रीय बीमा हो, राष्ट्रीय केमिकल स्टोर हो, सब ये खोले गए। अब क्या हो रहा है कि ठीक है, हम ब्रिटिश सरकार की हर वस्तु का बहिष्कार कर देते हैं, तो बच्चे हमारे पढ़े लिखेंगे कहां?
आप स्कूल कॉलेज ब्रिटिश सरकार का छुड़ा दीजिएगा तो कोई योजना होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर एक मीटिंग हो रहा है, और वो मीटिंग हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। इसके पहले मैं थोड़ा सा और थोड़ा बोलना चाहूंगा कि 16 अक्टूबर 1905 को यह कानूनी रूप से लागू हो गया, और इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को भारत के हर घर का चूल्हा नहीं जला। रोज पूरा बंगाल के लोग हिंदू मुस्लिम सदमे में थे, और उस समय नेतृत्व करके रविंद्रनाथ टैगोर आए, बोले कि 16 अक्टूबर का दिन 1905 का दिन भारत के लिए शोक दिवस है, और इस दिन आप लोग 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस भी मनाइए। और उसी दिन उस महान कवि ने, उस महान कलाकार ने, आर्ट के कलाकार ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना गीत लिखा, ओमार सोनार बंगला, और यही ओमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। यानी हमारा जो सोनार बंगला है वो सोने की चिड़िया है, हमारा सोनार बंगला। और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस, रक्षा दिवस, और भारत की हर महिला अपना चूल्हा नहीं जलाई, और भारत की हर महिला घर की चार दीवारी को तोड़कर अपना बाहर निकली और रोड पर आई और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारा लगाने लगी। तो भारत के आंदोलन में, आधुनिक भारत के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि घर से औरत निकली और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोड पर चल आई और धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। तो निश्चित तौर पर 16 अक्टूबर 1905 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जिस दिन शोक दिवस, रक्षा दिवस मनाया जा रहा है। और ओमार सोनार बंगला जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गीत लिखे जाते हैं, और भारत की हर घर की महिला वह जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ घर से बाहर निकालकर जो है धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड, मैं बिल्कुल कहानी के तौर पर आज कॉन्सेप्ट में, चलिए मैं आपके लिए दिल से ही जुड़ा हुआ हूं, दिल और दिमाग दोनों से मैं आपके लिए हूं। तो निश्चित तौर पर 16 अक्टूबर 1905 का दिन जो है शोक दिवस है, रक्षाबंधन दिवस है, और वह दिन बहुत ही इतिहास में टर्निंग पॉइंट है। अब क्या होता है कि ठीक 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में फिर एक मीटिंग होती है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी होते हैं, सूर्यनाथ बनर्जी भी होते हैं, बिपिन चंद्र पाल भी होता है, और उसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा का एक रूपरेखा तैयार किया जाता है कि भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए, और उसी राष्ट्रीय शिक्षा के तहत कई स्कूल कॉलेज खोले जाए। और वो प्रस्ताव लाया जाता है 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, और उसका लीड कर रहे होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे महान हस्ती। तो आप देख रहे हैं, इसके बाद जो है इस प्रोग्राम पर मोहर लगता है, और भारत में जो है 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनते हैं। यह क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, कई बार पीसीएस में आ चुका है कि बंगाल विभाजन के दौरान कौन शिक्षा परिषद, कोई क्या शिक्षा में लाया गया, तो 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद लाया गया। उसके पहले जो है 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ये प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मोहर लग गई, और 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आया, है ना। तो आप देख रहे हैं इसे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तहत, फिर सुनिएगा मेरी बात को, सेंटेंस को, इसी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तहत, इसी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 के तहत भारत में पहला कॉलेज बंगाल नेशनल कॉलेज 14 अगस्त, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 14 अगस्त 1906 को खोला गया। तो 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय कॉलेज 14 अगस्त 1906 को जो है बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, और इस कॉलेज के प्रिंसिपल पहले बने अरविंद घोष। कौन बने? अरविंद घोष। तो आप देख रहे हैं कई स्कूल कॉलेज बनना शुरू हो गए। इसके बाद जो है बंगाल उस समय कला का बहुत बड़ा केंद्र था, और वो रविंद्रनाथ टैगोर के जितने पूर्वज, जितनी पीढ़ी थे, वो कला के लिए समर्पित थे, और इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर के पितामह अमरिंदरनाथ टैगोर, फिर ध्यान दीजिएगा, अमरिंदरनाथ टैगोर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इंडियन सोसाइटी
ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कौन किया? रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह थे अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कब किया? 1906 में किया। तो यह भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कौन किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह है, कला को बढ़ावा देने के लिए, है ना। पीसी राय के द्वारा बंगाल केमिकल स्टोर खोला गया। कलकत्ता में, बंगाल में पीसी राय के द्वारा जो है बंगाल केमिकल स्टोर खोला गया। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी तेजी से काम हो रहा है। स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, आर्ट के लिए काम हो रहा है, केमिकल स्टोर बन रहा है, हैंडलूम बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, दिया सिलाई उद्योग लग रहा है, उसके बाद चरखा पर खादी से कपड़े बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय बीमा हो रही है, राष्ट्रीय बैंक बन रहा है, चारों ओर से काम होना शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार को लग भी नहीं रहा था कि भारत के लोग इतनी सजग और इतनी कर्मठ लोग हैं। और ब्रिटिश सरकार भारत के लोग इसको प्रूव कर रहा है कि आप हर वस्तु का बहिष्कार कीजिएगा तो मैं आत्मनिर्भर हो सकता हूं, हर चीज को मैं बनाने में सक्षम हूं। और वो बनना शुरू हो गया। भारत में कुटीर उद्योग, कई उद्योग लग गए। अब क्या हो गया फ्रेंड्स? अब ब्रिटिश सरकार दमन करना शुरू किया और कूटनीतिक से काम किया। बोला कि ठीक है, चलो तुम होशियार बनते हो, फिर मैं एक योजना बनाता हूं। और ब्रिटिश सरकार के इशारा पर ही आप देख रहे हैं सलीमुल्लाह खान, जो ढाका के नवाब हैं, वो मुस्लिम लीग को बनवा देते हैं। और मुस्लिम लोग जो है वो बंगाल विभाजन के समर्थन करेंगे। हिंदू भले विरोध करेंगे, कम से कम मुस्लिम तो हमारा समर्थन करेगा। तो यह सोची समझी राजनीतिक है। और वह अंग्रेज के इशारा पर ही सलीमुल्लाह खान जो नवाब है ढाका के, वो मुस्लिम लीग को बना देते हैं। और मुस्लिम लीग का एक ही मकसद है कि ब्रिटिश सरकार की हर नीति का जो है समर्थन करे और बंगाल विभाजन के समर्थन में अपना पक्ष रखे। और ब्रिटिश सरकार की हर नीति का समर्थन करेंगे और इसका जो जो विरोध होगा, हम लोग इधर हिंदू का जितनी भी चीज है उसका विरोध करेंगे। इसके बाद क्या हो रहा है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। और बंगाल विभाजन को लेकर दो धारा अलग अलग हो रहा है। जब राष्ट्रवाद भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह फैल चुका है, भारत के हर कण कण में राष्ट्रवाद आ चुका है, तो वही एक अवसर है। गर्मपंथी नेता चाहते हैं कि राष्ट्रवाद का बढ़ावा समूचे भारत के हर स्तर पर स्वदेशी और बहिष्कार को होना चाहिए। जबकि उदारवादी नरम दल के नेता चाह रहे हैं कि बंगाल का जो स्वदेशी बहिष्कार है वो सिर्फ बंगाल तक होना चाहिए। और यही दो विचारधारा टकरा गई आपस में, एक नरम विचारधारा और एक गर्म विचारधारा। गर्म विचारधारा क्या चाह रहा है कि यह जो स्वदेशी बहिष्कार समूचे भारत में फैला दो, यही एक शुभ अवसर है। ब्रिटिश सरकार को यहां बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ेगा। और यह नरम पथी कुछ नरम है, वो बंगाल तक इसको फैलाना चाहते हैं। और यही कारण है कि 1907 में इस कांग्रेस के अधिवेशन में फूट हो गई, जिसको सूरत अधिवेशन कहते हैं। इसमें नरम दल और अरब जो है गर्म दल अलग हो गया। नरम दल जो है बंगाल विभाजन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहा, जो ब्रिटिश सरकार के लिए खुद हद तक ठीक माना जा सकता है। लेकिन गर्म दल जो है काफी ब्रिटिश सरकार की खातिर उत्तेजना वगुल दिया, पूरे भारत में इसको लहर फैलाना चाह रहा था। इसलिए अब ब्रिटिश सरकार दमन करना शुरू किया, सब नेता को गिरफ्तार करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, यहां फिर हम क्वेश्चन बना रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कहां कहां लोग नेतृत्व कर रहे थे, हर क्षेत्र में एक बड़े बड़े नेता थे। जैसे दिल्ली में हैदर राजा थे, नेतृत्व कर रहे। मैं इसको लिख देता हूं और बहुत सारा पॉइंट को आप लिखिएगा, जो बुक में बहुत आसानी से नहीं मिल पाएगी आपको। दिल्ली में हैदर राजा नेतृत्व कर रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में कौन कर रहे हैं? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं। पंजाब में कौन कर रहे हैं? पंजाब में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह दोनों कर रहे हैं पंजाब में। इसके बाद मद्रास में कौन कर रहे हैं? चिदम्बरम पिल्ले, चिदम्बरम पिल्ले जो मद्रास में पहले मुख्यमंत्री भी यही हुए। आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम दास कर रहे हैं। बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल,
रविन्द्रनाथ टैगोर नेतृत्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष जैसे हस्ती उसका कमान संभाले हुए हैं। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कमान संभाला हुआ है। पंजाब में जो है लाला लाजपत राय, अजीत सिंह कमान संभाले हुए हैं। साउथ इंडिया में मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले संभाला हुआ है। आंध्र प्रदेश में हरीश सर्वोत्तम दास संभाला हुआ है कमान को, और दिल्ली में हैदर राजा इसका नेतृत्व कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि सबकी अब गिरफ्तारी करना शुरू हो गया। 1908 में क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके जो है बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया 6 वर्ष के लिए। अजय सिंह गिरफ्तार हो गए, चिदम्बरम पिल्ले को गिरफ्तार किया गया, हरीश सर्वोत्तम दास को गिरफ्तार किया गया, अरविंद घोष राजनीतिक से संन्यास ले लिए। तो जो भी बड़े बड़े नेता क्षेत्रीय स्तर पर थे वो गिरफ्तार हो गए या तो राजनीतिक से संन्यास हो ले लिए। इसलिए इस आंदोलन का जो गति है वो बिल्कुल शिथिल हो गया, थोड़ा सा बहुत नीचे चला गया, गति इसकी बहुत धीमी हो गई, क्योंकि बहुत जो ओजस्वी क्षेत्रीय नेता है सब गिरफ्तार हो गए। अब क्या हुआ कि जनता में आक्रोश अभी तक बना हुआ है, और यही कारण है कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जैसे गवर्नर जनरल बने तो वह दिल्ली के दरबार में बंगाल का जो विभाजन को है वो रद्द करने की घोषणा की। और 1911 में जो यह बंगाल विभाजन है दिल्ली के दरबार में इसको रद्द करने की घोषणा गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा की गई। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद या जो बंगाल विभाजन तो खत्म कर दिया, लेकिन यह राष्ट्रवाद तो जगा दिया। आत्मनिर्भरता, भारत में जो आत्मनिर्भर लोग हैं कैसे अपनी हर वस्तु का वह उपयोग करेंगे, बनाएंगे, उसका तो यह बीजारोपण निश्चित तौर पर राष्ट्रीय भावना की को ओतप्रोत कर दिया, जिससे आजादी मिलने में भी आसानी हुई। भारत में कुटीर उद्योग लगा दिया, और राष्ट्र की एकता को बनाने में बंगाल विभाजन का योगदान बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड, आप देखें कि मैं एक एक बिंदु को आज बता दिया इस बंगाल विभाजन को लेकर, लॉर्ड कर्जन की हर योजना को लेकर। आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा में जाइए, मेरी शुभकामना है आप सफल हो, जीवन के अंतिम बिंदु तक आप लक्ष्य को प्राप्त कर ले, मेरी यही शुभकामना है। आप अच्छा से एग्जाम दीजिए, और उसके बाद एग्जाम के बाद मेरी नंबर दी हुई है, कहां पर कोई दिक्कत अगर होगा तो आप हमसे संपर्क में बना के रखिएगा। मैं तो दिल से कंधा मिलाकर मैं जब तक जीवित हूं मैं आप लोग के लिए डेडिकेशन समर्पित हूं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।